अनामिका अपनी माँ के घर से ससुराल जा रही थी। चलती गाड़ी से उसे ताजे ताजे केले दिखाई दिए। पिताजी को ताजे केले बहुत पसंद है, अगर 1 दर्जन ले लूं तो वो खुश हो जाएंगे। ये सोचकर वो केले के ठेले के पास गई। वहाँ भूषण नाम का एक आदमी था। क्या अनामिका, मायके से आ रही हो? हाँ बड़े चाचा, ससुर जी के लिए ताजे ताजे 1 दर्जन केले दे दीजिए तो। प्रसाद के लिए? ऐसा कहकर वो 1 दर्जन ताजे केले एक प्लास्टिक में डालकर उसे दे देते हैं। अनामिका पैसे देते हुए कहती है, बूढ़े चाचा ये लीजिए आपके पैसे। पैसों की जरूरत नहीं, प्रसाद का मेरी शुभकामनाएं देना, बस उतना ही काफी है। प्रसाद बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। ये सब हिसाब आप मेरे पिताजी के साथ ही कीजिएगा, अभी आपको पैसे लेने होंगे, समझे ना? फिर बिना कुछ कहे भूषण अनामिका से पैसे ले लेते हैं। ठीक उसी वक्त केले के ठेले के पास एक अमीर महिला गौतमी आती है। वो अनामिका की सहेली थी। अनामिका को देखकर वो पहचान लेती है। अनामिका भी उसे पहचान लेती है, पर वो चिंतित हो जाती है और मनी मन सोचने लगती है, ये अमीर गौतमी यहाँ कैसे आ गई? इसे अगर पता चल गया कि मैं अमीर बहुरानी नहीं हूँ, गरीब हूँ, फिर तो ये मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। इसका मुंह अगर बंद रखना है तो अच्छा होगा अगर मैं किसी कार की तरफ गई तो। अमीर बहुरानी बनने का सोचकर वो आसपास में कार ढूंढने लगी। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक कार दिखता है। वो कार गौतमी की ही कार थी। ये बात अनामिका को पता न था। फिर अनामिका केला लेकर गौतमी से बात करते हुए थोड़ी देर हंसी मजाक करती है और उसी कार की तरफ जाने लगती है। अनामिका, ये गाड़ी तो मेरी है, लेकिन मेरे पास अभी छोड़ने का वक्त नहीं है, सॉरी। इससे पहले कि वो कुछ और ही कहती तभी, इतनी दिखावा करने की जरूरत नहीं, अगर तुम थोड़ा हटो तो मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊं। गौतमी जाके उस गाड़ी में बैठ जाती है। अनामिका, एक बार जाके शीशे में अपना चेहरा देख लो, तुम्हारा चेहरा गाड़ी लायक है ही नहीं। ऐसा कह के गौतमी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। अनामिका बहुत दुखी होकर घर लौट आती है। रमेश अनामिका को समझाने की कोशिश करता है। अब चूंकि सारा दिन के बाद रमेश ऑफिस से लौटा ही था, तो शारदा उसका हालचाल पूछने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है। वो बेटे और बहू की बातचीत सुन लेती है। ठीक है अनामिका, अगर तुम बीकॉम के सारे बैकलॉग्स क्लियर कर लेती हो तो मैं तुम्हें एक गाड़ी खरीद के दूंगा। हाँ, जब भी मैं कुछ कहती हूँ आप ना नहीं कहते, पर हाँ ऐसी बातें करते हैं जिसका मतलब ना ही होता है। ना कहने की बात ही नहीं है, आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है। मेरे लिए देखो एमबीए करना जरूरी है और तुम्हें अपने दोस्त को अपनी गाड़ी दिखाना जरूरी है। तुम ही एक बार सोच के देखो। अब इस बात को माने बिना अनामिका के पास कोई चारा भी नहीं था। पर सासू माँ जो ये सारी बातें सुन रही थी, वो एक चालाकी वाली मुस्कुराहट देते हुए कहती है, कैसे भी करके एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इतना कठिन तैयार करवाऊंगी कि इसे मैं किसी हालत में पास न होने दूं। फिर देखूंगी मेरे बेटे की जेब को ये कैसे खाली करती है। ऐसा सोचते हुए वो बेडरूम में जाती है। अगले दिन से ये अनामिका घर का सारा काम काज करती है, खाना पकाती है और फिर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। रमेश अपने माता पिता को पूरी बात बताता है। प्रसाद तहे दिल से स्वीकार कर लेते हैं, पर शारदा ऐसा अभिनय करती है कि मानो उसने भी स्वीकार कर लिया हो। उस दिन से अनामिका अपनी सासू माँ के साथ कॉलेज जाने लगती है। बैकलॉग के लिए वो सारे फीस भर देती है। उसी के साथ कॉलेज में किताबों के साथ कुश्ती करती है और साथ ही साथ घर में भी करने लगती है। देखकर ही प्रसाद का सर घूमने लगता है। बेचारी कितनी तकलीफ सह रही है मेरी बहू, कितनी मुसीबत है उसके सामने। इतनी तकलीफ करके क्यों पढ़ाई कर रही हो बहू? वैसे भी तुम्हारी सासू माई क्वेश्चन पेपर बनाएगी। गला पकड़ो या पैर पकड़ो, कैसे भी क्वेश्चन पेपर का पता लगाओ और अच्छे से परीक्षा दे दो। तभी वहाँ पे शारदा आ जाती है। तुमने जो कहा अगर मैं ऐसा करूं तो पुलिस पकड़ के मुझे जेल में डाल देगी। कार के लिए पागल है वो, तुम उसके लिए इतना भी नहीं सह सकती। आपके साथ साथ वो मेरी भी बहू है। सासू माँ होने के नाते पैसे, सोने, साड़ी, गहने, घर की चाबियाँ सब देने को तैयार हूँ, पर अपनी नौकरी के साथ मैं बेवफाई नहीं कर सकती। कल परीक्षा है, अनामिका तैयार हो जाओ, ठीक है ना? इसके बाद अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा और प्रसाद कुछ न कहकर वो भी चले जाते हैं। अनामिका को लगा कि वो इस बार भी असफल रहेगी, ये सोचकर वो सो गई। अगले दिन अनामिका परीक्षा हॉल में बहुत सुस्ती से आई। इन्विजिलेशन के लिए सासू माँ शारदा गई। सासू माँ शारदा को देखकर वो इतना डर गई, उसे समझ नहीं आया वो क्या करेगी।
इसीलिए वो दिखावे के लिए एक के बाद एक आंसर शीट लेने लगी। शारदा आंसर शीट देते देते थक गई और बहुत हैरान भी हुई। फिर जैसे ही परीक्षा समाप्त हुआ, अनामिका सारे कागजों को बांधकर जाके शारदा को सौंप दी। थोड़ी देर बाद अनामिका के दिमाग में एक बहुत ही अच्छी तरकीब आई। फिर अपने ससुर जी प्रसाद की मदद से वो अपनी सासू माँ की ऑफिस की चाबी लेकर सीधा कॉलेज आ गई। फिर अपने लिखे हुए कागजात को वो ले आई। थैंक गॉड, मुझे किसी ने नहीं देखा और सासू माँ को भी भनक नहीं लगी। अब मैं घर पे बैठ के चिकन खाते खाते सारे प्रश्नों का उत्तर आराम से लिख सकती हूँ और वापस आके कागज रख सकती हूँ, और इस तरह से सासू माँ को अनुमान भी नहीं लगेगा कि मैंने चीटिंग की है। ऐसा सोचकर अनामिका सीधा रसोई में गई और लेग पीस लेके एक कटोरी भर के आके अपने कमरे में टेबल के ऊपर रख दी। फिर सारे उत्तर, कागज, किताब, कलम सब लेकर एक जगह आई, कुर्सी पे बैठ गई और खाते खाते उत्तर लिखने लगी। तभी अचानक से चिकन के छोटे छोटे टुकड़े कागज के ऊपर आके गिर गए। अनामिका परवाह ना करते हुए सारे उत्तर लिख के सीधा जाके कागज रख आई और अनामिका कॉलेज की टॉपर हो गई। अनामिका, रमेश, प्रसाद इस बात से बहुत खुश हुए, लेकिन सासू माँ गुस्से से कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चीटिंग कर ली? ये पेपर योग्य नहीं है। मैंने चीटिंग नहीं किया है सासू माँ। मैंने तुम्हारे कागज देखे थे, उसमें चिकन के टुकड़े पड़े थे, तभी मैं समझ गई तुमने कैसे चीटिंग की है। इसके बाद ज्यादा कुछ ना कहते हुए अनामिका सीधा सासू माँ के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगने लगती है। फिर शारदा अपनी बहू को माफ कर देती है और आइंदा ऐसा ना करे इस बात की वो वार्निंग देती है, और तब से सास बहू मिलके खुशी खुशी रहने लगती है। झूले में बैठकर चकोड़ी खा रही होती है। वहाँ एक नौकरानी के हाथ में पंखा, दूसरे के हाथ में पानी का बोतल और तीसरी नौकरानी वहाँ चिप्स का पैकेट लेके खड़ी होती है। तभी शारदा के पति प्रसाद वहाँ पर आते हैं और शारदा को देखकर कहने लगते हैं, शारदा, बाहर ठंडी हवा चल रही है, फिर भी पंखा चलवा रही हो, ये दिखावा नहीं है। दिमाग में आपका सिर्फ जलन ही है। बाप रे बाप, जब देखो कुछ न कुछ कहते ही रहते हो। वो बात नहीं है शारदा, ऐसा दिखावट की क्या जरूरत है, तुम ही बताओ। हम जमीन पे रहते हैं, आसमान में नहीं। इससे पहले कि अपने पति के सवाल का वो जवाब देती, तभी सरकारी लॉयर अनामिका और पुलिस ऑफिसर अमृता वहाँ आ जाती है। शारदा जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती है। शारदा की बड़ी बहू लॉयर अनामिका का वो बिल्कुल परवाह नहीं करती थी, पर छोटी बहू इंस्पेक्टर अमृता का वो बहुत ख्याल रखती थी। पुलिस बहू रानी अमृता, आई हो खाली हाथ, लेकिन कुछ न कुछ लेके जरूर जाना। ठीक है सासू माँ, बाय। ऐसा कह के पुलिस बहुरानी वहाँ से चली जाती है। फिर लॉयर बहुरानी आती है और सासू माँ के पैर छू के आशीर्वाद लेती है, पर सासू माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान रखना, जाओ जाओ। ऐसा कहकर फिर वो झूला झूलने लगती है। ये देखकर प्रसाद भी बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह दिन निकल गया। फिर रात उतर आई। लॉयर बहुरानी अनामिका घर लौट आती है। क्या बड़ी बहुरानी, तुम कुछ अलग अलग दिख रही हो। मैं मर भी जाऊँ तो कुछ अलग नहीं दिखेगा माँ जी। ठीक उसी वक्त पुलिस बहुरानी अमृता घर लौट आती है और 2 पैसों का बंडल सासू माँ के हाथ में जाके देती है। ये देखकर सासू माँ बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह करप्शन में पुलिस बहुरानी अमृता हर दिन पैसे कमाती थी और सासू माँ शारदा को देती थी। कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह करीबन 6 बजे शारदा और प्रसाद बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अलार्म की घंटी बजती है। शारदा के सर के बगल वाले टेबल पे ट्रिंग ट्रिंग करने लगता है, तो शारदा की आंखें अचानक से खुल जाती है। वो जल्दी से अलार्म को बंद करती है। फिर नींद में धीरे धीरे प्रसाद कहने लगते हैं, अरे शारदा, ये अलार्म क्यों लगाया था? इतनी गहरी नींद में थे, अच्छा सपना देख रहे थे, बाज गिरने की तरह आवाज होने लगी। वैसे किस बात का गम है तुम्हें, नींद खराब होने के लिए या सपना खराब होने के लिए? नींद में क्या रखा है शारदा, अभी नहीं तो दोपहर में सो लूंगा। पर सपने में श्रीदेवी आई थी, पूरा कचड़ा कर दिया। तुम्हें अकल ही नहीं है? नहीं तो तुमसे क्यों शादी करता बताओ? नहीं तो क्या जाके श्रीदेवी से शादी करते? मेरा तो एक तरफा प्यार था, वो कैसे बताता। क्यों, डर गए क्या? डर नहीं, सम्मान था।
अब मेरी उतनी हैसियत कहाँ उसे पाने की। हैसियत के मुताबिक ही तो मिलता है, वही मुझे भी मिला और जिंदगी में तुम आ गई। मतलब मोटे को मोटा और नाटे को नाटा। हो गया। अगली बार से ना ही उसका कोई विवरण देना और ना ही उसका नाम लेना। मुझे नफरत है, नफरत। इतनी हिम्मत, चाहे बड़ी लॉयर क्यों ना हो, मेरे मुंह पे आके मुक्का मारेगी। क्या वो तुम्हें मुक्के दी? मुझे दे दो, मैं ले लूंगा। ऐसा कह के प्रसाद हंसते हैं। फिर शारदा बिना कुछ कह के वहाँ से किचन में चली जाती है और गर्मा गर्म बेड कॉफी बनाती है। बिल्कुल उसी वक्त अनामिका किचन में आती है और देखती है कि सासू माँ कॉफी बना रही है। सासू माँ, क्या आज मुझे आप अपने हाथों से बेड कॉफी बना के देंगी, जैसे आप रोज अमृता को दिया करती हैं? बड़ी बहू, अमृता पुलिस की नौकरी करती है, अपने दोनों हाथों से कमाती है, पर तुम वो 4 टके की लॉयर की नौकरी करती है। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है क्या? इतनी कमाती है, इसीलिए छोटी बहू को सासू माँ के हाथ का बेड कॉफी मिलता है और तनख्वाह के कारण ही बड़ी बहू को नहीं मिलती। सासू माँ, ऐसे करप्शन के पैसे, काले धन के पैसे कभी भी घर में एक्सीडेंट ला सकता है। सुनो लॉयर बहुरानी, तुम्हारी ये बातों के लिए लाइक कमेंट मिल सकते हैं, पर पैसे नहीं। पर छोटी बहुरानी पैसों के साथ साथ खुशी भी ले आती है। सासू माँ जब ऐसी बातें कही रही थी, बीच में बड़ी बहू अनामिका घुस के कहने लगती है, खुशी के साथ साथ हथकड़ी भी आ सकता है सासू माँ। कभी तुम्हारे मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलती है क्या? जब देखो तो गंदी बातें करती हो। तुम्हारा मुंह है कि क्या है? लॉयर की जुबान हमेशा सच कहता है सासू माँ। अच्छा बर्ताव, अच्छी बातें हमेशा कड़वी लगती है सासू माँ। यही सारी चीजें सीढ़ी बन के आपको जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है सासू माँ। हाँ, उसी सीढ़ी से धीरे धीरे तुम चढ़ो बहुरानी। ऐसा कह के बेड कॉफी बना के वो पुलिस बहुरानी अमृता के पास ले जाती है और बिल्कुल सो रही अमृता के नाक के पास ले जाती है। उसकी महक से अमृता की नींद खुल जाती है। सास बहू एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहती है और बात करने लगती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सासू माँ शारदा छोटी बहुरानी के दिए हुए पैसे से एक जमीन खरीदती है और अपने नाम में रजिस्टर करवा लेती है। एक दिन पुलिस बहुरानी वो कागजात देखती है। वो सीधा जाके एक केस करती है सासू माँ शारदा के खिलाफ कि सासू माँ ने उसे ठगा है और इस तरह से उसे कटघरे में खड़ा कर देती है। देखिए शारदा, क्या आपके तरफ से कोई लॉयर है? मैं हूँ जज साहब। पहले मैं इस केस के लिए इंस्पेक्टर अमृता से इस केस से जुड़े कुछ सवाल करना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। ऐसे कहने पे इंस्पेक्टर अमृता आके कटघरे में खड़ी होती है। अमृता मैडम, आपने यहाँ पे अपनी सासू माँ के खिलाफ चीटिंग का केस दर्ज करवाई है। कह सकती हैं आप कि कैसे उन्होंने चीटिंग किया है? जज साहब, मैंने जो पैसे दिए थे उन्हें कहा था बचाने के लिए, पर उन पैसों से उन्होंने अपने नाम पे एक जमीन खरीद ली और ये बात मुझे बताई तक नहीं। मुझे पता चला कि आप रिसेंटली नौकरी ज्वाइन की है, तो इतने पैसे आप अपनी सासू माँ को कहाँ से ला कर दी? मतलब आप जवाब देने में इतनी हिचकिचा क्यों रही है? इसका मतलब है कि ये पैसे आपने सही रास्ते से नहीं कमाए हैं। अनामिका के ये सवाल पूछने पे अमृता और शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब क्योंकि 2 नंबरी पैसे से उस जमीन को खरीदा गया था, इसीलिए कोर्ट आदेश देता है कि उस जमीन को सरकार के हवाले कर देने के लिए। जमीन को सरकार के हवाले करके दोनों को जेल भेज दिया जाता है। इसी तरह 2 साल निकल जाते हैं। शारदा और अमृता दोनों जेल से छूट के बाहर आती हैं। शारदा आके अनामिका को गले लगाती है और उसके सर पे चूमती है। अमृता अनामिका से सॉरी कहती है और फिर सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।